नमस्कार साथियों, आज हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो बुद्धि का तात्पर्य होता है कि वो मानसिक क्षमता जिसकी सहायता से व्यक्ति सोचता है, समझता है, तर्क करता है, सही गलत का निर्णय लेता है। समस्याओं को हल करने में बुद्धि हमारी मदद करती है। ये मन से अलग होती है। मन इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को संशोधित करता है, जबकि बुद्धि उससे ज़्यादा गहरी होती है। ये विश्लेषण में काम आती है। आम बोलचाल की भाषा में बुद्धि को हम समझदारी कहते हैं या फिर अक्ल कहते हैं। कोई कहता है कि उसकी बुद्धि तेज है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा चतुर है। वही दर्शन शास्त्र में बुद्धि को अंतःकरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिंदू दर्शन में, स्पेशली सांख्य और योग में, बुद्धि को तीन गुणों से प्रभावित होती है। इसमें सत्व गुण, रज गुण, राजस गुण और तमस गुण शामिल होता है। दर्शन के अनुसार बुद्धि प्रकृति और आत्मा के बीच की कड़ी होती है, जो हमें सही निर्णय लेने के लिए मदद करती है। अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान में बुद्धि क्या है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहला हम चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो बुद्धि को दो प्रकार में बांटा। उनके अनुसार बुद्धि दो तरह की होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि ये सभी सामान्य इंसानों में पाई जाती है। इसके अनुसार तर्क करना, समस्या समाधान करना, सामान्य समझदारी, ये सामान्य बुद्धि के अंदर आता है। जबकि विशिष्ट बुद्धि में कुछ विशिष्ट क्षमताएं, विशिष्ट कार्य करने की कुशलता प्राप्त होती है। जैसे गणित की किसी समस्या को सॉल्व करना, भाषा, अलग अलग भाषाओं के बारे में जानना, जल्दी पकड़ लेना, या फिर कोई अच्छा संगीतज्ञ है, कोई नृत्यकार है, तो उसमें ये विशिष्ट बुद्धि के अंदर आता है। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हुए थे, गार्डनर। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक चीज़ नहीं होती, ये बहुत सारी बुद्धि का एक मिश्रण होता है। कई तरह की बुद्धि मिलके एक इंसान की बुद्धि बनती है। उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि भाषाई बुद्धि, ये भाषा को समझने, उसका लिखने, संचार में कुशलता, जैसे लेखक है, वक्ता है, उनमें भाषाई बुद्धि की प्रधानता होती है। बुद्धि का दूसरा तरीका, उसमें तार्किक और गणितीय बुद्धि को शामिल किया जाता है। तर्क करना, गणित की समस्याओं को सॉल्व करना और विश्लेषण में कुशलता। ये जो वैज्ञानिक और इंजीनियर होते हैं, उनमें गणितीय बुद्धि ये प्रधानता में होती है। स्थानिक बुद्धि, इसके अनुसार दृश्य और स्थानिक चित्रण क्षमता, जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं, वो उनमें उनकी बुद्धि इस तरह की होती है कि वो पेंटिंग और आर्किटेक्चर का काम, ये सब वो आसानी से कर पाते हैं। इसी प्रकार जो संगीतकार होते हैं, उनमें संगीत, लय, ध्वनि, इन सब को समझने की एक विशेष क्षमता होती है और इनमें इस संगीतमय बुद्धि की प्रधानता होती है। उसी उसमें ही आगे का एक प्रकार है शारीरिक या गति संबंधी बुद्धि। जो हम एथलीट देखते हैं, डांसर देखते हैं, नर्तक देखते हैं, उनकी शरीर की एक्टिविटी में एक लय दिखती है हमें। तो वो, क्योंकि उनमें शारीरिक और मतलब फिजिकल मूवमेंट की जो बुद्धि है, उसकी प्रधानता होती है, तो उसकी वजह से वो इस क्षेत्र में सफल होते हैं। उसके बाद आता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, बातचीत करता है। तो इस तरह की अगर किसी में बुद्धि की प्रधानता है, तो वह सहानुभूति और प्रभावी संचार कर पाएगा, गर्मजोशी के साथ दूसरे से मिल पाएगा। और ये नेता, शिक्षक लोग जो कि बहुत बड़े जनसमूह को इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें इस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है। आंतरिक वैयक्तिक बुद्धि,
इसका मतलब होता है कि मनुष्य का अपने बारे में ही सोचना, अपने बा अप, अपने बारे में सोचना, स्वयं को समझना, आत्मचिंतन करना। ये जो दार्शनिक लोग होते हैं, साधु संत महान लोग होते हैं, उन लोगों में इस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि के जिन लोगों में प्राकृतिक बुद्धि की प्राथमिकता होती है, वो अपने आप को नेचर से, प्रकृति से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। नेचर के साथ रहना, पर्यावरण को समझने की क्षमता या पर्यावरण को समझना, वाइल्ड लाइफ, इसके साथ उनका ज़्यादा संवेदन होता है। और इसी क्रम में लास्ट जो है प्रकार है वो होता है अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें मनुष्य जीवन, मृत्यु, मरने के बाद क्या होगा, आध्यात्मिक सवालों से संबंधित इन सब सवालों की तरफ अपना रुझान रखता है। तो ये बुद्धि के प्रकारों के बारे में जान के हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति में जिस तरह की बुद्धि अधिक होती है, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व भी उसी तरह का होता है। तो अलग अलग प्रोफेशन में जो सफल व्यक्ति है, उनको उनमें क्योंकि उस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है, तो इसलिए वो उस पे सफल है। बुद्धि के इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आगे एक मनोवैज्ञानिक हुए स्टर्नबर्ग, उन्होंने तर्क सिद्धांत दिया। उनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषण, समस्याओं का विश्लेषण करना और तार्किक समाधान ढूंढना, इस तरह की बुद्धि को विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। उसके बाद में आता रचनात्मक बुद्धि, नए विचारों, समाधानों को उत्पन्न करने की। ये कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, उनमें रचनात्मक बुद्धि होती है। और व्यवहारिक बुद्धि, वास्तविक जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करना, परिस्थितियों के अनुसार जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से निर्णय लेना, ये व्यवहारिक बुद्धि का पार्ट होता है। जिन तरह की बुद्धि की बात अभी हमने करी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक बुद्धि ज़्यादा होगी तो वो महत्वपूर्ण है, दूसरी अनावश्यक है। सभी समान है, सबका इक्वल वेटेज होता है। अब हम बुद्धि के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक बुद्धि, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। संज्ञानात्मक बुद्धि से मतलब होता है कि वह क्षमता जिसके हिसाब से जिसकी सहायता से व्यक्ति तर्क करता है, सोचता है, समझता है, अपने लक्ष्यों को जानता है और नए अनुभवों से सीखता है। ये तर्क के आधार पर विचार विमर्श करने की क्षमता होती है। इस बुद्धि का विकास इंसान की उम्र, अनुभव और सीखने के साथ बढ़ता रहता है, विकास होता है। जैसा कि जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक बुद्धि विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा है कि ये हमारी दुनिया की जानकारी को ग्रहण करने, जो भी इस दुनिया में हो रहा है उस जानकारी प्राप्त करने, उसका आंकलन करने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। किसी गणितीय समस्या को हल करना, रास्ता खोज पाना, योजना बनाना, ये सब संज्ञानात्मक बुद्धि अनु के तहत आदमी करता है। तो संज्ञानात्मक बुद्धि का मुख्य काम होता है कि व्यक्ति को तर्क करने के लिए मदद करना, विवेकपूर्ण निर्णय लेना, नए ज्ञान को, नई चीज़ों को सीखना और बदलती परिस्थितियों में निर्णय लेना। ये संज्ञानात्मक बुद्धि की क्षमता के अनुसार व्यक्ति कर पाता है। संज्ञानात्मक बुद्धि जो सामान्य बुद्धि का हिस्सा होता है, जिस व्यक्ति में संज्ञानात्मक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान माना जाएगा। आम 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 लोग लोग आम लोग आचरण में संज्ञानात्मक बुद्धि अधिक होगी तो वो इंसान ज़्यादा समझदार माना जाएगा। और इसका उपयोग होता है नई चीज़ें सीखने में, और जो ज्ञान सीखा हमने पीछे उसको सही समय पर लागू करने में। आज के ज़माने में जो एआई आ रही है, एआई सिस्टम, उसमें इसी बुद्धि का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि वह क्षमता होती है जिसके अनुसार मनुष्य सामाजिक परिस्थितियों को समझता है, दूसरों से व्यवहार करता है, भावनाओं और इरादों को पहचानना और सामाजिक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है।
कुछ कुछ लोगों के सोशल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें सामाजिक बुद्धिमानी की प्रधानता होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अलग थलग हो जाते हैं, समाज की मुख्य धारा में आ नहीं पाते हैं। तो ये सामाजिक बुद्धि के प्रभाव की वजह से होता है। ये जो हमने पीछे बात करी थी संज्ञानात्मक बुद्धि, उसका एक भाग है, लेकिन ये सामाजिक संदर्भों में ज़्यादा लागू होता है। समा सामाजिक बुद्धि के जो कुछ मुख्य तत्व होते हैं उनमें होती है सामाजिक जागरूकता, उसमें सहानुभूति, सामाजिक संकेतों की समझ, सामाजिक संदर्भ की समझ, इस तरह के कुछ तत्व होते हैं। जैसे सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझ पाना और उनके दृष्टिकोण को ग्रहण करना। सामाजिक संकेतों के समझने का चेहरे के हाव भाव, किसी की शारीरिक भाषा, आवाज़ के लहजे, गैर मौखिक संकेत पढ़ना, ये सामाजिक संकेतों को समझने की बुद्धि होती है। और सामाजिक संदर्भ की समझ में हम पाते हैं विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उचित व्यवहार करना। जैसे अगर कहीं ब्याह शादी है तो वहाँ उस तरीके से व्यवहार करना, और किसी अन्य प्रकार के उत्सव में उस तरीके से व्यवहार करना, ये सामाजिक बुद्धि के अनुसार व्यक्ति करता है। दूसरा आता है सामाजिक कौशल। सामाजिक बुद्धि का ये प्रमुख तत्व है। इसमें स्पष्ट और उपयुक्त तरीके से अपने विचार इंसान दूसरों के सामने व्यक्त करता है। मतभेदों को सुलझाने और समझौता करने की क्षमता होती है, वो सामाजिक बुद्धि में आती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करना और समूह में योगदान देने की योग्यता। सामाजिक सामाजिक निर्णय, सामाजिक परिस्थितियों में उचित निर्णय लेता है, जैसे किसी को कैसे जवाब देना है, कब रेस्पेक्ट करनी है, और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में खुद को डालना और उचित व्यवहार करना। जिस तरह की सामाजिक स्थिति होती है, सामाजिक जो भी प्रभाव होता है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, ये सामाजिक बुद्धि का एक हिस्सा होता है। अब मनोविज्ञान में सामाजिक बुद्धि का क्या महत्व है? इसका इससे व्यक्तिगत विकास में सामाजिक बुद्धि किस प्रकार से सहयोग करती है? जिन लोगों में सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है तो उनके संबंध अच्छे होते हैं समाज में, उनको करियर में प्रॉब्लम नहीं होती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने विचारों को खुले स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाते हैं और दूसरों के विचारों, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तो उनमें एक संचार, इस प्रभावी रूप से संचार बना रहता है, तो वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होते हैं। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि जिनमें सामाजिक बुद्धि, सामाजिक समझ अच्छी है, वो अलग थलग हो जाए, जिनको समाज स्वीकार न कर पाए, इस तरह का उनके साथ कम होता है। और भावनात्मक विकास, गोलमैन के मॉडल के अनुसार सामाजिक बुद्धि भावनात्मक बुद्धि का एक हिस्सा होता है। अगर आपकी सामाजिक बुद्धि अच्छी है तो आपकी भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी अच्छी होगी, क्योंकि आप भावनाओं को दूसरे इंसान की भावनाओं को समझने में काबिल है, तभी आपकी सामाजिक बुद्धि अच्छी है। और साथ में सामाजिक बुद्धि में अपनी भावनाएं भी उस तरीके से प्रकट कर पाना कि लोग, समाज उसको एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। ये हमने सामाजिक बुद्धि के बारे में जाना। अभी नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उसको प्रबंध करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता बनाती है। हमारी कोई कुछ भावनाएं होती हैं और लोगों की भी भावनाएं होती है, उन दोनों में तालमेल बिठाना, समझना, एक मतलब ये एक तरीके से लोगों को समझने जैसा है। इससे मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने लोकप्रिय बनाया था इमोशनल इंटेलिजेंस को। उन्होंने इसको व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या फिर उसको प्रबंधित इस तरीके से करना, ये सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने सबसे पहले संज्ञानात्मक बुद्धि, उससे ये अलग होता है।
वो संज्ञानात्मक बुद्धि होती थी कि अपने वातावरण से सीखना, तर्क करना और जो नई चीज़ें सीखी है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये अलग तरीके से व्यवहार करती है, ये होती है लोगों के इमोशंस और अपनी इमोशंस को समझना और उनको प्रबंधित करना, उसको कंट्रोल करना। संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक जो है वो होती है उसमें सबसे पहले आता है स्व जागरूकता, यानी अपने आप के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी भावना को पहचानना, समझना कि आपके विचारों और व्यवहार को, आपकी भावनाएं, आपके कभी आप गुस्सा होते हो तो क्या होता है कि वो आपके व्यवहार को कैसे कंट्रोल कर पाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो वो आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर पाती है। क्या आप गुस्से में कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, या फिर जब आप पर्सन है खुश है तब क्या आप अपने आसपास वालों को इतनी आज़ादी दे देते हैं कि वो उसका मिसयूज़ कर ले। तो ये अपनी भावनाओं को समझने और उसको कंट्रोल करने जैसा होता है, ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे अगर आप तनाव में हैं तो इसका आपके निर्णयों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप स्ट्रेस में भी सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने, प्रबंध करने में अच्छा है, या फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है। उसके बाद आता है स्व प्रबंधन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, जो हमने अभी बात करी, गुस्से को शांत करना, आवेगपूर्ण व्यवहार से बचना। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट होते हैं। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को महसूस करना। कोई जो आदमी दुखी है तो उसको सांत्वना देना, ना कि उसके साथ और रूड व्यवहार करना। तो ये सामाजिक कौशल, इसमें नेक्स्ट है सामाजिक, दूसरों के साथ प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान और संबंध बनाना। प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा के साथ लक्ष्यों की ओर काम करना, ना कि केवल बाहरी पुरस्कारों के लिए। तो इस प्रकार ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने जाना। तो हम बात करेंगे कि जो संवेगात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। तो ये दोस्ती, परिवार और कार्यस्थल पर बेहतर संबंध बनाने में, अच्छे संबंध बनाने में हमारी मदद करती है। और जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो एक अच्छे लीडर बन पाते हैं, क्योंकि वो अपने जो साथी होते हैं उनकी इमोशंस को भी समझ पाते हैं और उनको उस हिसाब से मोटिवेट करते हैं। और तनाव को कम करना, चिंता को कम करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, इन सब में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अभी बुद्धि की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि का तात्पर्य होता है कि विभिन्न जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं, जो हमारी संस्कृति के पार्ट होते हैं, उनको, हर एक समाज की एक अलग कल्चर होती है, उनको समझने, उन उनको उनके साथ कार्य करने की क्षमता होती है, ये सांस्कृतिक बुद्धि में आती है। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सहजता से अनुकूलन करने वाली है। नहीं नहीं, मेरी कल्चर अच्छी है, ऐसा जो जिनमें सांस्कृतिक बुद्धि अच्छी होती है तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। वो अपनी संस्कृति को लेके, अपनी कल्चर को लेके एकदम रूड नहीं हो जाते हैं। उनमें सब कल्चर के लिए एक खुलापन होता है। ये सांस्कृतिक बुद्धि के अच्छे जो लोग होते हैं उनका विशेषता होती है। तो आज हमने बात करी बुद्धि के बारे में, उसके विभिन्न प्रकारों को जाना और बुद्धि क्या है। बहुत तरीके के बुद्धि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।